नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है मित्रों। और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक है मित्रों, संधि, ये अपने आप में बड़ा अनूठा अध्याय है। और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें व्याकरण का अगर कोई अंश आ रहा हो और उसमें संधि का प्रश्न नहीं हो। वैसे तो संधि शब्द बहुत छोटा दिखता है और ऐसा लगता है जैसे कि दो अक्षरों से बना हुआ, लेकिन इसका विस्तार बहुत है। और संधि को अगर हम सही मायने में समझ जाते हैं तो ऐसा आभास होता है जैसे व्याकरण हमको समझ में आ गई। तो जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूं इस निशुल्क बैच में। और आपकी ओर से इस बैच का उपयोग किया जा रहा है तैयारी में। आप आज करें, कल करें, जैसी मर्जी हो। साथ ही साथ आपको ये भी आग्रह कर लेता हूं कि पीटीटी के ऑनलाइन आवेदन का कल यानी 30 अप्रैल को एक अंतिम अवसर है। अगर कोई रह गया हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं पहले थोड़ा सा कम संकल्पवान होते हैं, बाद में यार मेरे को करना है तो कर लीजिए। ठीक है, 21 दिन बाद परीक्षा भी है। तो चलिए संधि की शुरुआत करते हैं। और आपको जो उदाहरण देने वाला हूं वो इन 4 मानक पुस्तकों का निचोड़ होगा, सार होगा, है ना। और इन पुस्तकों से ही आपको कहीं न कहीं प्रश्न बनते हुए नजर आएंगे। और परीक्षाओं के पुराने पेपर्स का अगर आप कहीं मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। सुविचार से रास्ते कभी बंद नहीं होते। एक अगर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। यही तो परमात्मा की विशेष कृपा है। कहीं एक पक्ष को लेकर निराश हो सकते हैं तो कहीं उसके जीवन में दूसरा पक्ष बड़ा उज्जवल हो जाता है। तो आप देखिए, रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं शारीरिक रूप से बहुत अच्छे और मजबूत लोग किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और दोनों हाथ चले जाते हैं, पैर चले जाते हैं, आंख चली जाती है। तो उन्हें लगता है कि मेरी दुनिया ही लुट गई। लेकिन कुछ समय बाद परमात्मा उनके ध्यान में ऐसा कोई रास्ता, है ना, उनके दिमाग में बिठाई देता है और वो फिर से एक नई तैयारी की शुरुआत कर देते हैं। यही तो है कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए हमें हिम्मत तो हारना ही नहीं है। तो आइए ट्रिकी वे में, सरल तरीके से आपको संधि समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है संधि। शब्द को जरा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी संधि ही है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये संधि आखिर है क्या। तो संधि जो होता है मित्रों वो है वर्णों का, क्या है मित्रों, वर्णों का मेल। और इस मेल का अर्थ क्या है मित्रों, मेल का अर्थ है योग, या यूं कह सकते हैं जोड़। ठीक है, मेल का अर्थ है योग, जोड़, जैसा भी आप कहें। अब ये जो जोड़ है मित्रों वो किसका है, वर्णों का। इसी बात को हम इस शब्द का विश्लेषण करते हुए समझने का प्रयास करते। देखिएगा, संधि शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये सम धन धी, इस तरह से ये टूटता है मित्रों, ध्यान देना। और ये जो है ये हमने क्या किया मित्रों, संधि विच्छेद किया है। संधि विच्छेद, ध्यान देना, ये संधि विच्छेद है। अगर आपसे कोई कहे कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों, तो ध्यान देना, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। विग्रह जो है वो संधि का विलोम है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि संधि का विलोम शब्द जो है विच्छेद है। मित्रों, संधि का विलोम शब्द विच्छेद नहीं होकर विग्रह है। तो फिर समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो समास का जो विलोम शब्द है मित्रों वो है व्यास। तो आप याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी है। तो हम कहेंगे कि समास का जो विलोम शब्द है, समास का विलोम शब्द जो है उसको हम कहते हैं व्यास। जैसे शब्द है समष्टि और उसका विलोम शब्द होता है व्यष्टि, वैसे ही समास का जो विलोम है वो है व्यास और संधि का जो विलोम है वो है विग्रह। संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। बाकी हाँ, ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संधि विच्छेद करना। सम यहां मित्रों एक उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, और ये आप समझिएगा कि मूल शब्द है।
ठीक है, ये मूल शब्द है। सम का अर्थ क्या हो सकता है मित्रों? सम का अर्थ होता है सम्यक या उचित या ठीक कह दो, ठीक है। और धी का अर्थ क्या होता है? धी का अर्थ होता है योग या जोड़ या कह दो मेल। ये योग, जोड़ या मेल किसका होता है? तो हम कहेंगे ये वर्णों का होता है, ठीक है। तो वर्णों का योग, जोड़, मेल जैसा भी। अब केवल वर्णों के योग, मेल और जोड़ को ही संधि नहीं कहते, ध्यान रखना। इन वर्णों के मिलने से इसमें उत्पन्न होना चाहिए क्या? विकार, जिसको हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। विकार को हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन, ठीक है। ये जो विकार या परिवर्तन है मित्रों, इसी को हम क्या कहते हैं? संधि। ये जो विकार या परिवर्तन है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो मैं आपको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, है ना। जो विद्यार्थी हमारे 12th जस्ट उन्होंने परीक्षा दी है, वो विशेष रूप से ध्यान दें, है ना। आपको संधि के प्रश्न जो है वो सॉल्व करना है। जीरो से संधि जो है आपके समक्ष रख रहा हूं। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितने लोग इस सेशन का लाभ उठाएंगे, है ना, और कितने लोग वास्तव में इस सेशन को अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम जो आपको समझ में आ रहा है उसको शेयर तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों का हित करेंगे ना, तो परमात्मा हमारे हित का चिंतन करता है। लेकिन हम अगर दूसरों के हित के बारे में चिंता ही नहीं करें तो कई बार हमारे हित भी सधते नहीं है मित्रों। तो जैसे आप देखिए, अ से अगर अ मिलाएं, मान लीजिए, और ये मिलकर किसी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मित्रों आप सोचिए, अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ इजिकल टू कोई परिवर्तन नहीं, तो अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो ये संधि भी नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं तो ये फिर संधि भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अ को किससे मिलाया? अ से मिलाया, और ये आ में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब मित्रों ये क्या है? संधि है। यहां विकार उत्पन्न हो गया है, परिवर्तन उत्पन्न हो गया है। तो एक छोटी सी परिभाषा, वैसे परिभाषा ये हो गई, पर यहां हम लिख लेते हैं परिभाषा, ठीक है। परिभाषा है दो या दो से अधिक, कभी दो हो सकते हैं, कभी दो से अधिक वर्णों के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, ठीक है मित्रों। इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि दो या दो से क्या हो सकते हैं? अधिक हो सकते हैं। लेकिन क्या होंगे? वर्ण होंगे। और इन वर्णों के योग या मेल से अगर कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उस विकार या परिवर्तन का नाम जो है वो क्या है? संधि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटी ई को छोटी ई से मिलाते हैं तो बड़ी ई बनती है, आपको पता है। छोटी ई को बड़ी ई से मिलाते हैं तब भी बड़ी ई बनती है। और पहले बड़ी ई आ जाए और बाद में छोटी आ जाए, मिलाते हैं तब भी बड़ी ई बनती है। और अगर दोनों तरफ बड़ी ई आ जाए तब भी क्या बनता है मित्रों? बड़ी ई बनती है। तो आप सोचिए, ये जो है ये क्या है? विकार या परिवर्तन है। याद रखना, ये विकार या क्या है? परिवर्तन है। ये विकार या परिवर्तन है। और ये जो है मित्रों वो क्या है? वर्ण है। ये जो है वो क्या है? वर्ण है। और ये वर्ण आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, मेल है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संधि वह प्रक्रिया है जिसमें क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक वर्णों का क्या कर सकते हैं? मेल। तो आप देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं यह वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। संधि के बारे में अगर हम बात करें तो यह वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखें, यह वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। या फिर इसमें यूं लिख सकते हैं,
यह वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, इसमें वर्णों का या ध्वनियों का मेल होता है, या ध्वनियों का मेल होता है। किसका मेल होता है दोस्तों? वर्णों या ध्वनियों का क्या होता है? मेल होता है। इसके साथ ही हम अगर बात करें तो संधि के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? आखिर संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नवीन शब्दों के निर्माण हेतु, नवीन शब्दों के निर्माण हेतु, नवीन शब्दों के निर्माण हेतु। ठीक है, संधि का जो उद्देश्य है वो क्या है? नवीन शब्दों के निर्माण हेतु इस प्रक्रिया का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए दूसरी बात हम करेंगे, भाषा को संक्षिप्त करना, भाषा को संक्षिप्त करना। ठीक है, और फिर देखेंगे उच्चारण को सुगम व सरल बनाना। ठीक है, और फिर है समय व श्रम की बचत करना, समय व श्रम की बचत करना, ये भी उद्देश्य है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि संधि जो है वो वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है। इसमें वर्ण या ध्वनि आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये नवीन शब्दों के निर्माण हेतु इस संधि का उपयोग किया जाता है। भाषा को संक्षिप्त करना एक इसका उद्देश्य है। उच्चारण को सरल या सुगम बनाना ये भी उद्देश्य है। समय व श्रम की बचत करना ये भी उद्देश्य है। संधि का उद्देश्य है समय या श्रम की क्या करनी है? बचत करनी है मित्रों, ये भी उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि संधि का उद्देश्य हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण के द्वारा हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि संधि की प्रक्रिया कैसे होती है। बहुत सरल सा शब्द आपके सामने ले रहा हूं, एक उदाहरण से हम संधि की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने एक शब्द मैंने लिया है यहां पर, जिसमें लिखा हुआ है कारावास। मित्रों, ये कारावास शब्द जो है इसको हम कहते हैं संधि पद। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि पद। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन शब्दों या पदों में संधि की प्रक्रिया हो रखी हो उनको हम क्या कहेंगे? संधि पद कहते हैं। दूसरी बात मित्रों, आप देखेंगे कि यहां ये जो आ है, ठीक है, यहां संधि है, यानी इस जगह पर जो है मित्रों क्या है? संधि है। और हमेशा ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद करते समय ये जो पद संधि पद बना है वो पहले वास्तव में किन दो भागों में विभक्त था, उसमें पुनः उसको लिख देना ही संधि विच्छेद की क्या है? प्रक्रिया है। तो अब आप देख लीजिए यहां पर क्या होता है। आप भी अगर इसका संधि विच्छेद करना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा एक बार आप कोशिश कीजिए। आपके जो कमेंट आ रहे हैं उसमें हो सकता है कि आप अलग अलग स्थितियों में लिख रहे हो। एक कमेंट इस तरह का है, कार धन आवास। एक कमेंट इस तरह का है, कार धन आवास। एक कमेंट इस तरह का हो सकता है, कारा, ध्यान देना, कारा धन आवास। समझ में आ रहा है दोस्तों? कारा धन आवास। ठीक है, और एक हो सकता है कारा धन वास। चलो एक और लिख लेते हैं, कारा धन आवास। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि कारावास शब्द का सही संधि विच्छेद है तो आपको तो कोई एक बात बतानी है ना। अब एक बात आप कब बताएंगे? जब आपको सही शब्दों की या मूल शब्दों की जानकारी होगी, तभी आप सही बता पाएंगे। और ध्यान रखना, स्वर संधि में
संधि विच्छेद के उपरांत भी संधि विच्छेद के उपरांत मूल पदों के अर्थ होते हैं, मूल पदों के अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि वो अर्थ नहीं है, अर्थ निकलना चाहिए। स्वर संधि में प्राय ऐसा है कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो जो दोनों पद हैं जिनको हम प्रथम पद और द्वितीय पद के नाम से जानते हैं, उन दोनों के ही क्या होने चाहिए, अर्थ निकलने चाहिए, तो ही संधि विच्छेद सही माना जाएगा। बाकी संधि विच्छेद गलत होने की संभावना है। अब देखिए, चूंकि इसका सबसे पहले हमारे सामने जो बात है कि हमें इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो संधि विच्छेद कहां से करेंगे, यहां से। यहीं से क्यों करेंगे मित्रों, क्योंकि यहीं से इसके दो सार्थक खंड हो सकते हैं। यहां से दो सार्थक खंड नहीं होंगे, यहां से दो सार्थक खंड नहीं होंगे, सार्थक खंड केवल रा से हो सकता है। अब यहां पर आप देखिए कि इसको हम कैसे करें, तो हम जैसे कि 4 ऑप्शन हैं, लेकिन हमें सही ऑप्शन की तरफ जाना है। वैसे इन पांचों को अगर आप टेक्निकली मिलाने का प्रयास करेंगे तो शब्द तो कारावासी बनता है। ये बात तो सही है कि शब्द तो कारावासी बनेगा, लेकिन मूल शब्द सही होने चाहिए, तभी जाकर संधि विच्छेद सही होता है। तो आप देखिए, घर में जहां कार खड़ी करते हैं उस जगह को कारावास थोड़ी बोलते हैं। इसलिए कार धन आवास जिन्होंने भी किया है वो सही नहीं है। कार धन आवास भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये गलत है आवास। फिर मित्रों, काराधन आवास जो है मित्रों, बिल्कुल सही ऑप्शन यही है। बाकी ये सब जो है मित्रों क्या है, गलत है। कारा का अर्थ होता है बंधन। तो आप सोचिए, यहां सीधा हम संधि विच्छेद करेंगे कारा, और धन क्या लिखेंगे, आवास। याद रखिएगा, यानी ये पूर्व प्रचलित दो शब्द थे, इन दोनों को हमारे व्याकरणों ने क्या किया, मिलाया, और नवीन शब्द का क्या किया, निर्माण किया। अब आप देखिए, ये नवीन शब्द है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कारा, इसको बोलते हैं आवास। फिर देखिए, कारा आवास, कारा आवास, समय भी ज्यादा लग रहा है, जाने अनजाने में ही सही दो जगह पर हम आ बोल रहे हैं। एक यहां पर आ बोल रहे हैं, एक यहां पर आ बोल रहे हैं, है ना। प्रथम पद में आ छिपा हुआ है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, यहां आ छिपा हुआ है ना, यहां छिपा हुआ है, और यहां पर आ सामने दिख रहा है, ठीक है। यहां आ दिख रहा है, लेकिन यहां आ छिपा हुआ है, लेकिन आ है दोनों तरफ है। अब अगर हम इनका संधि बनाने का काम करेंगे तो एक प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि आखिर संधि कैसे बनी होगी। मान लो ये दो पुराने शब्द थे, ये जो प्रक्रिया है इसको हमने कह दिया कि ये प्रक्रिया जो है वो संधि विच्छेद है, ठीक है। ये संधि विच्छेद की प्रक्रिया है। ये जो कारा है मित्रों, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रथम पद है। इसको बोला जाता है ये प्रथम पद है। क्या है दोस्तों, ये प्रथम पद है। कारा जो है वो क्या है दोस्तों, प्रथम पद है। और इसी तरह से आप देखेंगे, ये प्रथम पद हो गया। ये जो है मित्रों, ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय पद, ठीक है। ये प्रथम पद हो गया, ये क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया। अब मान लीजिए हमारा काम तो यहां तक हो गया, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएगा कारावास का सही संधि विच्छेद है, तो हम तो ये चूज कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो गया। या कभी कभी प्रश्न में ये दे देते हैं काराधन आवास का सही संधि पद है, तो हमें कारावास 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर लिखना है, क्योंकि कारावास भी हो सकता है, कारवास भी हो सकता है, करावास भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, छोटी छोटी बातें ही तो वहां पर आपको दिखाई जाएगी, तो ध्यान रखना। प्रथम पद के अंतिम वर्ण को हमेशा ध्यान देंगे जब हमें संधि पद बनाने का प्रयास करना है, और द्वितीय पद के प्रथम पद को हमें ध्यान देना है। रा के भीतर आ है, इसलिए यहां आ बाहर निकालना है, और इधर आ सामने दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये भी आ है और ये भी क्या है, आ है। आपको प्रयास करना है कि ये जो दो आ है इनको अब हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनकी वर्णों का मेल है ना, तो अब इसमें ये मेल होने वाला है। जब इन दोनों का मेल होगा, ये दोनों कहां से निकाले हमने, प्रथम पद से माइनस कर दिया, द्वितीय पद से माइनस कर दिया। संधि का एक नियम है, वो कहता है कि आ से अगर आ मिलेगा तो ये दोनों मिलकर किसी एक में परिवर्तित हो जाएंगे, और वो एक में परिवर्तित किस में हो रहे, आ में। तो चूंकि आ प्लस आ मिलकर किस में बदल गया, एक आ में, इसका मतलब कोई भी परिवर्तन हो, ये जो परिवर्तन है, ये जो विकार है,
बस इसी का नाम संधि है, ध्यान दीजिएगा, यही संधि है। ठीक है, अब आप देखिए रा में से किसको बाहर निकाला था, आ को, तो अब ये कारा का हाल क्या होगा, हलंत लग जाएगा, है ना। और इधर आवास है मित्रों, तो आप देख सकते हैं कि आवास है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर मित्रों आ हट गया तो बचा क्या, वास, यहां पर वास लिखेंगे। ठीक है, ये जो परिवर्तन है इसी को हमने क्या कहा, संधि। अब देखिए मित्रों, जब इन सब को आप मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि यहां स्वर नहीं है, इसके ठीक बाद स्वर है, तो स्वर जो है सीधा हलंत वाले र में घुस जाएगा, पीछे वास जुड़ जाएगा और आपके सामने एक शब्द जो दिख रहा है वो दिख रहा है कारावास। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यही प्रक्रिया रहती है, हर शब्द को अपन इतना डिटेल पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, प्रक्रिया ध्यान में रखनी कैसे बना, बस बाकी हमारा काम, परीक्षा वाला काम यहीं से हो जाएगा। अब प्रश्न जो पूछे जाते हैं मित्रों, उसमें प्रायः संधि पद पूछकर संधि विच्छेद कराया जाता है, संधि विच्छेद पूछकर संधि पद बनवाया जाता है, सीधा संधि का उदाहरण कौन सा है ये पूछा जाता है। जैसे निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपके सामने, हो सकता है संधि पद देकर आपसे पूछा जाए कि गजेंद्र में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। कभी सुमेलित वाला हो सकता है, 4 तरफ जो हैं, 4 ऑप्शन में एक तरफ जो है वो संधि के नाम, दूसरी तरफ उदाहरण दे दिए जाते हैं। तो हमें कई तरह से जब भी इधर उधर की स्थितियां बनती है तो कंटेंट मजबूत होगा तो हम अपनी ओर से बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और अब आगे आप देखेंगे यहां हमको क्या करना है, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं संधि के भेद। देखिए मित्रों, संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3, आप सभी जानते हैं। संधि के भेद कितने हैं, 3 हैं। अब कौन कौन से हैं इस पर हम जरूर विचार कर सकते हैं। तो एक भेद जो है मित्रों वो है स्वर संधि, एक भेद जो है वो कौन सा है, स्वर संधि।